हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, कार्यपालिका। इससे पहले हमने चुनाव से संबंधित सारी बातें कर ली। निर्वाचन आयोग कैसे काम करता है, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव के रिलेटेड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और ये चैप्टर हमारा है 4th नंबर का, कार्यपालिका। कार्यपालिका को समझने से पहले हमें हल्का सा इसे सरकार के रूप में देखना होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्यपालिका की। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, और इसमें तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को हम विधायिका भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विधायिका भी कहते हैं। और इसे हम संसद के नाम से भी जान सकते हैं। कार्यपालिका को हम सरकार के रूप में भी जानते हैं। इसे हम एक प्रकार से प्रशासन भी कहते हैं। प्रशासन 100% सही शब्द नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका तो हम समझते हैं जो कानून के अनुसार, विधि के अनुसार न्याय करे। क्या कहलाती है? न्यायपालिका कहलाती है। हम आज इसकी बात करेंगे। इससे पहले व्यवस्थापिका के भाग देखें तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की। नाम मात्र की यदि हम बात करें व्यवस्थापिका की, और कार्यपालिका में ही कार्यपालिका की बात करें तो ये 2 प्रकार की है। पहली नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। यहीं से सारा गणित समझ में आना है। नाम मात्र की बात करें तो ये है राष्ट्रपति, और वास्तविक की बात करें तो ये यहां कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। संपूर्ण मंत्री परिषद ही वास्तव में क्या कहलाता है? कार्यपालिका का वास्तविक रूप कहलाता है। तो ये हमने आउटलाइन पढ़ी। हमारा टॉपिक का नाम क्या था? कार्यपालिका। यही चैप्टर का भी नाम है। हम पढ़ रहे हैं पहले सरकार। यहां तक हमने 10th में पढ़ा था कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा होता है? व्यवस्थापिका। दूसरा कौन सा होता है? कार्यपालिका। और तीसरा कौन सा होता है? न्यायपालिका। और तीनों में समांतर शक्तियां बांटी गई हैं संविधान के अनुसार। इससे पहले बैकग्राउंड में हम 2 बातें और देखते हैं। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सरकार के 3 अंग में। पहला व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका या संसद भी हम कहते हैं। सरकार के दूसरे अंग में कार्यपालिका, सरकार। इसको इनडायरेक्ट हम प्रशासन कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन अलग चीज होती है। फिर तीसरा अंग है न्यायपालिका, और तीनों को मिलाकर क्या बनती है? सरकार बनती है। कार्यपालिका के 2 रूप हम जानते हैं। पहला कौन सा है? नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो इसकी जगह कौन आता है? राष्ट्रपति महोदय आते हैं। और वास्तविक में कौन आता है? मंत्री परिषद आता है। यहां आपको एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि शासन भी भारत में, सरकार भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का शासन हमारे यहाँ होता है। पहला शासन कहाँ है? केंद्र में होता है। और दूसरा शासन कहाँ होता है? राज्यों में पाया जाता है। राज्यों में कौन होता है? विधान मंडल। राज्यों में प्रशासन किसका होता है? विधान मंडल का। और केंद्र में किसका होता है? संसद का। आपको पता है संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या कहलाता है? संसद कहलाती है।
विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? राज्यपाल होता है और विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। अब हमें आउटलाइन, एक बॉर्डर समझ में आ गया कि भारत में शासन का जो मूल आधार है वो कहाँ है? संविधान में अंकित है और संविधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं। जो संविधान में सम्मत है, लिखा गया है, उसी के अनुसार पूरा प्रशासन चलेगा। एक बात। दूसरी बात, भारत में शासन कितना स्तर का है? वैसे 3 स्तर का है, तीनों स्तर ही हम पढ़ेंगे। पहला स्तर केंद्र, दूसरा स्तर राज्य और तीसरा स्थानीय शासन, जिसे पंचायती राज भी कहते हैं। यहाँ हम कितने स्तर की बात करने वाले हैं? 2 स्तर की। पहला कौन सा? केंद्र, दूसरा राज्य। केंद्र में कौन है? संसद है। राज्यों में कौन है? विधानमंडल है। संसद के भाग डिटेल से हमने 10th क्लास में पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसमें मोटे मोटे 2 ही अंग आते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, वैसे विधानसभा और विधान परिषद इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम एक स्ट्रक्चर और देखते हैं भारत में शासन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर कार्यपालिका। हमें यहाँ से ये पता लग गया कार्यपालिका के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है कार्यपालिका का? पहला प्रकार है नाम मात्र का, जिसका मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और दूसरा कौन सा है? वास्तविक, जिसका मुखिया कौन है? मंत्री परिषद। अब भारत में व्यवस्था हम देखते हैं किस प्रकार की चलती है। भारत की व्यवस्था या शासन व्यवस्था किस प्रकार से है? भारत में आपको ध्यान में रखना है ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम फेडरलिज्म या संघवाद कहते हैं। ये सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। यहाँ क्या आ गया? संविधान। संविधान से पावर गई, एक लाइन चली गई केंद्र को। कहाँ चली गई? केंद्र को। और दूसरी लाइन जो गई वो किसको चली गई? राज्यों को। किसको चली गई? राज्यों को। और इसी से तीसरी लाइन जो गई वो चली गई स्थानीय शासन को। किसको चली गई? स्थानीय शासन को। अब यहां से आपको ध्यान में होना चाहिए भारत के संविधान में शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा यही चीज कहलाती है, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। अब दूसरी चीज देखें, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां पर संविधान, संविधान से केंद्र सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से स्थानीय शासन, और मैं यहां कट लगा दूं तो यहां पर कोई भी शक्ति नहीं जाएगी। ये क्या कहलाता है? एकीकृत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? एकीकृत व्यवस्था। इन दोनों में अंतर आना आपको बहुत जरूरी है, यह अंतर हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। हम आगे के चैप्टर में संघवाद जब पढ़ेंगे तब इसे भी वहां समझेंगे, लेकिन यहां समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका काम कैसे करेगी, कार्यपालिका के पास शक्तियां कहां से आएंगी, ये शक्तियों का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। तो भारत के संविधान किस प्रकार की शक्तियों का बंटवारा करता है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा करता है। और ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या है? संविधान ने बराबर शक्ति किसको दी? केंद्र को दी। बराबर शक्तियां किसकी दी? राज्य की दी। बराबर शक्तियां स्थानीय शासन को भी दी। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि राज्यों को शक्तियां कहां से प्राप्त हो रही है? केंद्र से नहीं, संविधान से। इसीलिए मोदी जी गहलोत साहब को नहीं हटा सकते। हाँ, नियम ये बनाए गए हैं कि प्रबल केंद्र होगा। केंद्र आपातकालीन स्थिति में राज्य में आपातकाल लगा लेगा, विधानसभा को भंग कर देगा, वो सारी चीजें सह शर्तें अलग से हैं, लेकिन राज्य की सरकार को कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि ये किसके अनुसार है? संविधान के अनुसार है। और राज्य को शक्ति कहां से मिल रही है? संविधान से मिल रही है, ना कि केंद्र सरकार से। ऐसे स्थानीय शासन को 73वें 74वें संविधान से इसे वैलिड बना दिया गया, वैधानिक बना दिया गया, शक्तियां प्रदान की गई। और अब ये भी किससे कानूनी ताकत मिल रही है? संविधान से ताकत मिल रही है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि ये व्यवस्था कौन सी कहलाती है? एकीकृत व्यवस्था कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है? ऊर्ध्वाधर व्यवस्था कहलाती है।
ये व्यवस्था किसमें पाई जाएगी? न्याय व्यवस्था में पाई जाएगी। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कौन सी व्यवस्था है? एकीकृत व्यवस्था है। कैसे है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर बाकी के। यहां से पावर कहां जा रही है? यहां कट कर दिया तो ये नहीं चलेगा। ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? एकीकृत। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय न्यायालय कौन सी व्यवस्था पर आधारित है? एकीकृत व्यवस्था पर आधारित है। और भारत में शासन का स्ट्रक्चर देखें, भारत में संविधान की शक्तियों का बंटवारा देखें तो किस आधार पर है? ऊर्ध्वाधर बंटवारे के आधार पर है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर की, जिसका प्रमुख हमने नाम लिखा था कार्यपालिका। कार्यपालिका को देखने के लिए पहले हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? कार्यपालिका का अर्थ है कार्य संपादन करने वाला। कार्य का क्या? संपादन करने वाला क्या कहलाता है? कार्यपालिका से संबंधित होता है। यहाँ दो लोगों की हम बात करते हैं, यहाँ दो संस्थाओं की बात करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संस्था में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कौन से? नियम बनाने वाले। कौन से होते हैं? नियम बनाने वाले। और दूसरे लोग कौन से होंगे? इनको लागू करने वाले। कौन से होंगे? लागू करने वाले। किसी भी संस्था की यदि हम बात करें तो उसमें कितने प्रकार के लोग? दो प्रकार के लोग। पहले वे लोग जो क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। दूसरे वे लोग जो उन नियमों को क्या करेंगे? लागू करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, इंप्लीमेंट लाएंगे, या यूं कहें उन नियमों की पालना करवाएंगे। जो नियम बनाने वाले हैं, जो क्या है? नियमों को बनाने वाले, वो क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। और जो नियमों को लागू, क्रियान्वयन क्या करवाती है? क्रियान्वयन करवाती है, वो क्या कहलाती है? कार्यपालिका या सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यपालिका या सरकार कहलाती है। व्यवस्थापिका को विधायिका या संसद भी कहा जाता है। तो यहां से एक बात तो हमारी स्पष्ट हो गई कि किसी भी संस्था में कितने प्रकार के लोग? दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो क्या बनाते हैं? नियमों को बनाते हैं। और दूसरे वे जो क्या करते हैं? नियमों को लागू करते हैं। अब सवाल यहाँ पर क्या उठ रहा है कि नियमों को बनाने में किस किस की भागीदारी होती है? पहला तो क्या हुआ? किसी भी, इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं। एक कंपनी की बात करते हैं हम, तो कंपनी में भी कितने लोग होंगे? दो ही लोग होंगे। पहले कौन से? नियमों को बनाने वाले। और दूसरे कौन से होंगे? उनको लागू करने वाले, उनके अनुसार चलने वाले, उनके अनुसार चलाने वाले। ये सब लोग किसमें होंगे? कार्यपालिका के ही सदस्य होंगे। आपको ध्यान में रखना है कार्यपालिका स्वतंत्र संस्था नहीं है, व्यवस्थापिका भी स्वतंत्र संस्था नहीं है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र संस्था नहीं है। इनकी कुछ सीमाएं हम डिटेल से पढ़ेंगे। कार्यपालिका पर क्या सीमाएं हैं, व्यवस्थापिका पर क्या सीमाएं हैं, न्यायपालिका पर क्या सीमाएं हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसी संस्था जो क्या करती है? नियमों को बनाती है, रूल रेगुलेशन डेवलप करती है, क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका कहलाती है। और ये एग्जाम्पल कहाँ है? भारत का है। भारत में व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है? संसद को। आपको याद रखना चाहिए, बोर्ड ने पूछा था संसद का प्रमुख कार्य क्या है। 12 बोर्ड में आया हुआ सवाल है, संसद का प्रमुख कार्य क्या है। एनसीईआरटी में भी आपके कार्यपालिका आएगी, इसीलिए इसको यहां से बहुत अच्छे से समझना है। व्यवस्थापिका या संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। क्या है? कानून का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। विधि, कानून को हम क्या कह सकते हैं? विधि भी कह सकते हैं। और ये प्रमुख कार्य किसका है? संसद का है।
अब इस नियमों को बनाने के बाद इसे लागू कौन करेगा, या इनका अनुकरण कौन करेगा, या जनता से अनुकरण कौन करवाएगा, तो वो कौन करवाएगी, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का अर्थ क्या हुआ, जो संसद के द्वारा या व्यवस्थापिका या संविधान के द्वारा जो निर्धारित नियमावली दी जाएगी उसके अनुसार प्रशासन चलाना। दैनिक प्रतिनिधि के कार्य भी कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है। रोजमर्रा के कार्य जिसे हम कहते हैं वो कौन करती है, कार्यपालिका करती है। लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज होती है वो भी कौन बनाती है, कार्यपालिका ही बनाती है। और कार्यपालिका कुल मिलाकर किसकी तरफ ध्यान रखती है, व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेवार होती है। कार्यपालिका को जवाब किसको देना होता है, व्यवस्थापिका को जवाब देना होता है। तो कुल मिला के स्वतंत्र संस्थान नहीं है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, कार्यपालिका। इसमें हम आगे कार्यपालिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें तो कार्यपालिका दैनिक कार्यों को पूरा करती है। दैनिक कार्यों को क्या करती है, पूरा करती है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है। कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है, व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेवार होती है, प्रति जिम्मेवार होती है। ये जिम्मेदारी किस प्रकार की होती है कि कार्यपालिका से व्यवस्थापिका सवाल जवाब कर सकते हैं, सांसद जितने भी होंगे मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या किया, किस प्रकार से किया, आगे की क्या प्लानिंग है, वर्तमान में क्या चल रहा है, इसको कैसे और सुधारा जा सकता है, XYZ सारे सवाल कौन पूछती है, संसद पूछती है। इसका फायदा क्या होता है, कार्यपालिका अनियंत्रित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अनियंत्रित नहीं होती है। और व्यवस्थापिका का ये एक प्रकार से क्या हो जाता है, कार्यपालिका पर क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। किसका, व्यवस्थापिका का। किस पर हो जाता है, कार्यपालिका पर हो जाता है। एक तो कौन से करते हैं, दैनिक कार्यों को पूरा करती है। जो भी डेली बेसिस का कार्य होता है वो कौन देखती है, कार्यपालिका ही देखती है। कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेवार होती है, व्यवस्थापिका के जिम्मेदार होती है। और व्यवस्थापिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, सवाल पूछकर, बहुत प्रकार के प्रस्ताव लाकर, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं सरकार के विरुद्ध जो भी गिराने वाले प्रस्ताव होंगे वो भी कहाँ लाए जाते हैं, व्यवस्थापिका में ही लाए जाते हैं। चाहे वो अनिश्चित का, चाहे वो अपने प्रश्न पूछने संबंधित हो, और भी बहुत सारे सवाल। अपना देखो, काम रोको प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। बहुत सारे प्रस्ताव के द्वारा अपने बजट कटौती प्रस्ताव है। ये सारे प्रस्ताव के माध्यम से या सवालों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो कार्य है वो प्रशासन का है। किसका है, प्रशासन संचालन का। ये काम भी कौन देखती है, कार्यपालिका ही देखती है। दैनिक कार्य तो देखती ही देखती है, प्रशासन का कार्य भी कौन देखती है, यही देखती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज और आपने पढ़ा कि कानून निर्माण का कार्य किसका है, व्यवस्थापिका का है। लेकिन इसमें भागीदारी किसकी भी होती है, कार्यपालिका की भी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कानून निर्माण सबसे प्रमुख कार्य किसका है, व्यवस्थापिका का। लेकिन इसमें भागीदारी और कौन देता है, कार्यपालिका भी देती है। अब इससे पहले आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है विधेयक के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे विधेयक, फिर ये देखेंगे कार्यपालिका किस प्रकार से कानून में भागीदारी होती है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, पहला सरकारी विधेयक और दूसरा जो विधेयक आता है वो आता है गैर सरकारी विधेयक। कौन सा आता है, गैर सरकारी विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला विधेयक कौन सा, सरकारी विधेयक। दूसरा कौन सा है, गैर सरकारी। अब सरकारी विधेयक कौन सा होता है, ऐसा विधेयक जिसे सरकार का बंधा या जो सरकार में शामिल उम्मीदवार है वो पेश करे। संसद में कौन लेकर आए, जो सरकार का बंदा हो। हम जानते हैं सरकार में टोटल का 15%
क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि टोटल जितने सांसद होंगे उनमें से 15% क्या बनेंगे? मंत्री। केवल वही लोग सरकार कहलाती हैं, इसके अलावा सरकार नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए, बीजेपी ने 303 सीटें ली। कितनी ली? 303। राजस्थान का देखते हैं अपन। राजस्थान में 200 सीटें हैं, मंत्री कितने बनेंगे? 30। जबकि राजस्थान में गहलोत साहब के पास 113 के आसपास अभी हैं। अगर एक सामान्य उदाहरण भी देखें तो सरकार कौन बनाएगा? राजस्थान में 101 वोट वाला बनाएगा, ये 10th में हमने पढ़ा था। लेकिन मंत्री कितने बनेंगे? केवल 30 ही लोग मंत्री बनेंगे। यही लोग कौन कहलाएंगे? सरकारी लोग कहलाएंगे। सरकार के हिस्से में कितने लोग हैं? 30। यदि ये 30 विधेयक लेकर आते हैं तो ये कौन सा विधेयक कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। 30 के अलावा चाहे कोई भी हो, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, या जिनकी सरकार है वो हो, या जिनकी सरकार नहीं है वो लोग हों, सब कौन से विधेयक कहलाएंगे? गैर सरकारी विधेयक कहलाएंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ज्यादातर विधेयक कार्यपालिका में कौन लेकर आता है? सरकार के ही नुमाइंदे लेकर आते हैं, सरकारी विधेयक ही होते हैं। इस प्रकार से कार्यपालिका अपना कंट्रीब्यूशन करती है। दूसरा, यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही हिस्सा होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, कार्यपालिका मोस्टली लोकसभा से बनी होती है, क्योंकि लोकसभा का नेता क्या बनता है? पीएम। ऐसा अनुसरण होता है, ऐसा होता रहा है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। इसमें अपवादी बहुत सारे हैं। मनमोहन सिंह जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, ये राज्यसभा के लीडर थे और यहीं से फिर प्रधानमंत्री बने थे। तो लोकसभा में बहुमत का दल का नेता आम भाषा में क्या होता है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कार्यपालिका की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी कि रोजमर्रा का शासन देखने का काम, दैनिक कार्य देखने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? व्यवस्थापिका का। प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, और सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। फिर दैनिक प्रशासन का कार्य भी किसका है? लंबे समय का 5 साल का जो इसे मिला है, या विश्वास तक जो शासन का जिम्मेदारी मिली है, उस प्रशासन को कौन देखती है? कार्यपालिका ही देखती है। फिर कार्यपालिका कानून निर्माण में भी अहम योगदान देती है, जो हमने पढ़ लिया। लोकसभा का नेता मुख्यतः क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन ऐसा सदैव नहीं हो रहा है।